ज्ञानवापी, यूसीसी और अब सीए आएगा। 2024 का चुनाव सेट हो जाएगा और इसी सिलसिले पर अब बहस को आगे बढ़ाते हैं और देश के मुसलमानों से जुड़े कुछ अहम सवालों को उठाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने पर अदालत के आदेश पर मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं का एतराज आपने थोड़ी देर पहले सुना। अब हम इस मुद्दे को और बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। उत्तराखंड में आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई और ऐसा कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश होगा और 7 फरवरी से राज्य में लागू हो जाएगा। तो देखिए, हम ये तमाम मुद्दे जो राजनीति के इस समय केंद्र में हैं, जिन मुद्दों पर सालों से राजनीति हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि क्या 2024 में भी यही मुद्दे हावी रहने वाले हैं। इसी तरह क्योंकि केंद्र सरकार सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी लागू करने वाली है, क्या मतलब वो ज्ञानवापी या यूसीसी या सीएए, ये सभी मुद्दे मुसलमानों से गहरे जुड़े हुए हैं और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे क्या राजनीति से प्रेरित हैं? यूसीसी या सीएए जैसे मुद्दे एन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या जानबूझकर उछाले जा रहे हैं? कैसे मुद्दों से 2024 के चुनाव को सेट करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, और इन तमाम मुद्दों पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है गेस्ट का इस वक्त पर बात करने के लिए। देखिए, मेरे साथ इस वक्त विनोद बंसल हैं, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मोहम्मद हाफिज गुलाम सरवर हैं, एआईयूएमएम के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष एमपीएलबी यूपी के जुड़ेंगे और मोहम्मद फैज खान जुड़ चुके हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं, क्योंकि विपिन भी हमारे साथ होंगे, इस वक्त उत्तराखंड से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में आज सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई है, तो वहां भी जाना बहुत जरूरी है। विपिन के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से विनोद बंसल जी, ये 2024 का एजेंडा सेट कर दिया क्या आप लोगों ने? यूसीसी, सीए, ये ज्ञानवापी, राम मंदिर, 24 सेट है? 24 का नहीं भाई साहब, ये तो 89 का है। 1989 में बीजेपी ने ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में और एक पालमपुर अधिवेशन में इसका जिक्र किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और उसके बाद में अनवरत अभी जो चुनाव जो अपने डिक्लेरेशन थे, उनमें हमेशा से इन्होंने कहा है कि धारा 370, राम मंदिर और ये यूसीसी हमारा कोर एजेंडा रहेगा। अब देखिए, यूसीसी जो है वो जैसे जैसे हमारे भारत के अभिन्न अंग, जो आज जिसको दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बन गया, वहां पर जो जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लगा, पापाचार होने लगा, उनका धर्मांतरण होने लगा, तो वो वहां पर न सिर्फ हिंदू बल्कि सभी उन पीड़ितों को भारत सरकार ने लेने का संकल्प व्यक्त किया। और ये तो बेसिकली 1950 का जो नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा है, तो उसमें कुछ नया कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 370 हटा, ये हमें इस बात का गर्व है। हमें इस बात का भी गर्व है कि राम मंदिर बन गया, इस बात का बहुत संतोष है। यूसीसी अभी दुर्भाग्य से नहीं चालू हो पाया, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, इसके लिए स्वागत है कदम है। तो इसी वजह से तो ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए। संगीत रागी जी, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कोई नया मुद्दे नहीं है, ये तो मुद्दे बहुत पहले से हैं, इंसेप्शन से हैं, यानी जब पार्टी शुरू हुई बीजेपी की तब से ये मुद्दे हैं और इनको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध थे, इसलिए पूरा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, 10 साल हो चुके हैं इस सरकार को, तो 370 भी चला गया, राम मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब यूसीसी का मुद्दा है, उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, यानी अगले 5 साल का जो मुद्दा है वो भी सेट हो चुका है। इस आधार पर अब अगले 5 साल के लिए भी चुन लीजिए, क्योंकि ये एक मुद्दा रह गया है, इसको भी पूरा करके दिखा देंगे, झांकी उत्तराखंड में दिखाई रहे हैं। देखिए, कॉमन सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का हटाना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के एक कोर मुद्दा रहा है। और जिसे आप कह सकते हैं कि उसके वैचारिक अधिष्ठान का जो महत्वपूर्ण जो है ये मुद्दा रहा है। और ये जनसंघ के ज़माने से, आपको ध्यान होगा 370 के खिलाफ जो है एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेगा। ये तो हम क्या, पूरा देश जानता है कि ये शुरुआत से बीजेपी का, जनसंघ का ये मुद्दे रहे हैं। बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या 2024 के लिए इन मुद्दों को हवा दी जा रही है? ये मुद्दे जो हो चुके हैं, जो मुद्दे अहम थे, यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या 370 हो, वो तो हो चुका है। अब यूसीसी का एक मुद्दा है जो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि अब वो 6 फरवरी को लागू कर दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा। सुमेरा, क्या अब आगे के 5 साल के लिए, इस चुनाव के लिए भी यही मुद्दे
मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं? सुमेरा, जो 3 तलाक का कानून जब आया, तीन तलाक पर जो कानून आया, वो यूसीसी की दिशा में एक छोटा सा कदम था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही है और यह एक जो है इसे स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। इस देश में कम से कम 9 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ कमीशन ने इस बारे में कहा है कि इस देश में एक कानून आना चाहिए। यदि इस देश का बहुत सारा समाज जो है क्रिमिनल लॉ एक मान सकता है तो सिविल लॉ एक मानने में कोई बुराई नहीं। मैं जरा इसी पर जरा विपिन के पास जाता हूं। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। संगीत जी, विपिन इस वक्त देहरादून से हैं। देहरादून में क्योंकि आज वहां रिपोर्ट कॉपी सौंपी गई। विपिन, जरा लोगों से बात करिए, वहां के लोगों की क्या राय है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है, वहां के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सब कुछ ठीक रहा गौरव, तो लगभग 6 दिन और मुझे लगता है संभवतः 6 तारीख को विधानसभा के पटल पर और शाम तक ये कानून के रूप में बन जाएगा। सरकार ऐसा दावा कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, देहरादून के लोकलाइट्स हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो एक बार जान लेते हैं। शादाब शम्स, आप वक्फ बोर्ड से हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया शॉर्ट में बताइए, आप कैसे देखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के पक्ष में? इसमें हिंदू और मुसलमान है ही नहीं। ये तो देश का कानून है। और मैं कहता हूँ यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए समान अधिकार होंगे। अब बेटियों को पर मिलने जा रहे हैं। हाँ, ये बात है, जो मुस्लिम बेटियां पिछड़ गई थी, किसी भी बेटी को अधिकार थोड़ी मिल रहा था, कागजों में थे। अगर ऐसा कानून अब अधिकार मिल रहा है। माता जी कैसे देखती हैं आप तो खुद भी मुस्लिम हैं। पहले मैं धामी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में हमारे लिए बहुत अच्छा। नाम बताइए जरा अपना। मेरा नाम उबैदा खातून। हाँ, तो उबैदा जी आप बताइए क्या कह रही थी? जी हाँ, उत्तराखंड में या आगे भी ये हो रहा होगा, आगे यूपी में भी, जहाँ भी हिंदुस्तान में ये कानून लागू हुआ, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बहुत आपका उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर ये हो रहा है। मुसलमान महिलाएं क्या इसका स्वागत करती हैं? जी, हम स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि पहले जो वो था कि एकदम लड़के लोग एकदम दूसरी शादी कर लेते थे, पहली वाइफ परेशान होती थी, तो अब यह कानून हो गया कि कोई भी नहीं कर सकता दूसरी। ये मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल खिलाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफाम है। तो गुलफाम, ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी धार्मिक आजादी में खलल डालने की ये कोशिश है, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस कानून को? बहुत अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल का स्वागत करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम फराज है। फराज है। तो फराज भाई, ये जो लोग कह रहे हैं कि तो मुसलमानों के धर्म में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश, हमारे शरीयत में हमें परेशान करने की कोशिश, हमारे शरीयत को छेड़ने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी के लिए समान। ठीक है विपिन आते हैं आपके पास, लेकिन जरा स्टूडियो लौटते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद हाफिज गुलाम सरवर हैं, AIUMM के प्रवक्ता। तो गुलाम सरवर साहब, देहरादून के मुसलमानों को तो इसमें यूसीसी में कोई खोट नजर नहीं आती और 2024 में भी यूसीसी की बात होगी, ये दिख रहा है। आपका क्या व्यू है इस पर? मुसलमानों को सुनना चाहिए कि इसी बहाने व्यू वो सामने आ गया। अब तक क्या होता था कि आप लोग भी, अब आप लोग को भी हम बधाई देते हैं कि हम जैसे तमाम सामान्य लोगों को भी आपने चैनल पर लाना शुरू किया। जो एक ट्रेडिशनल लीडरशिप हमारा था, वो जो माइंडसेट तैयार करवाता था वही होता था, कोई पढ़ता लिखता नहीं था, समझता नहीं था है क्या। अब यूसीसी के बहाने, ट्रिपल तलाक के बहाने लोगों ने पढ़ना लिखना, सर्च करना, समझना शुरू किया। एक लाभ तो सीधा सीधा मिल गया समाज को कि अब युवा पढ़ रहे हैं कि भाई यूसीसी के एक एक पॉइंट को पढ़ो। सरकार जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके दिया है, जिस पर अब लागू करने की बात है क्या उसमें जो भ्रम फैलाया जा रहा, जो एक नैरेटिव सेट किया जाता था कि ये तो सीधे सीधे प्रहार है आपके धर्म पर, मैं समझता हूं थोड़ा सा अब सोच जो है बदलेगा लोगों का कि सीधे सीधे प्रहार नहीं है। देखिए, कुछ डिस्कशन के पहलू हैं, कुछ पॉइंट हैं, हम उस पर बात करेंगे, हम भी अपना व्यू रखेंगे। लेकिन ये कहना कि अब आपकी निकाह गई, आपकी शादी गई, अब आप खुतबा नहीं पढ़ेंगे तो कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो निकाह पढ़ाने के लिए काजी आते हैं वो नहीं आएंगे। अरे साहब, सब आएंगे। ये एक लीगल प्रोसेस है कि अब शादी के बाद कुछ मनमानी था जो गैर शरई था,
ये भी मैं कह रहा हूं कैमरे पर, शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देता था, न कानून इजाजत देता था, एक शुरू से चला आ रहा, पता नहीं हाफिज गुलाम साहब, आपका ये कहना कि जो हमारी लीडरशिप थी वो गुमराह करने की कोशिश करती थी, वो आज भी हमको डर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी डर दिखाने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ मौजूद है उस लीडरशिप का हिस्सा भी मौजूद है हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये क्या आपकी तरफ से कहा जाएगा इस पूरे मुद्दे पर कि आपने देहरादून के जो कुछ मुसलमान थे उनको भी सुन लिया, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो दरअसल इस पूरे मामले से दिक्कत है क्योंकि आपके क्या अस्तित्व पर ही क्योंकि खतरा हो जाएगा, यूसीसी जैसा बिल सामने आ जाएगा, इस वजह से क्या इस सिर्फ डराने की वजह से डराया जाता है मुस्लिम समुदाय को? हाफिज गुलाम सरवर साहब खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की प्रवक्ता बताया अभी आपने? नहीं सर, इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हमारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे इस बारे में, मुझे जानकारी। ठीक है, ताली बजाओ। तो मेरी ये जो भाई ने अभी बोला है, ये कहीं ना कहीं हकीकतों से आशनाई कर रही इनकी बात, और इनकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अब तक ऐसे ही होता रहा जैसा इन्होंने बताया। लेकिन जो यूसीसी का मामला जो हमारे सामने आया है, जो उसको लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोगों के समझ में आ गया है कि सरकार जो है वो प्रदेश लेवल पर क्यों ला रही है, सरकार इसे पूरे देश में क्यों नहीं ला रही है। वो लोग जान गए हैं कि सरकार पूरे देश में ला ही नहीं सकती। सरकार 2024 की तैयारियों में मुलव्विस है और बस ये सिर्फ थोप रही है देश से, मतलब एक प्रदेश पे, ताकि ये लोगों को बता दे कि हम यूसीसी ला रहे हैं। बस अगर आप यूसीसी को सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, ये तो बताइए। वो यूसीसी का पूरा खाका सामने लेकर के आइए, तब मैं खुल करके आपसे इस पर करूंगा बात। नहीं, ड्राफ्ट यूसीसी का आप देश भर पे लागू क्यों नहीं कर रहे? आपको इतनी ज्यादा इनके मदरसे में भेज दीजिए जरा, जिससे पढ़ लेंगे। लेकिन अजहरी साहब आप ये बताइए, इनके मदरसे में भेज दो ना, एक बार वो फारसी में लिख के ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा ना, निशाने पे पढ़ेंगे, इससे पहले तो पढ़ नहीं सकते। जो पहले से ही अंग्रेजी में बनाया हुआ सही निशाने हैं। आप जानते हो दरसगाहें और मदरसे जो हैं, उन्हीं से इस्लाम की बका है। आप विनोद बंसल जी, हमें ऐसे जनरलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए कि अगर वो मौलाना हैं तो वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते होंगे, ऐसी जनरलाइजेशन आपको भी नहीं करनी चाहिए। आप तो इतने बड़े बीएचपी अहम पद पर आसीन हैं, ऐसी जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए ना मुस्लिम समाज के बारे में कि अगर मौलाना है तो हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ना जानते होंगे, उनको बोल लें। मदरसों के खिलाफ मतलब गलत नैरेटिव सेट करके पूरे देश में आप मुद्दे पर नहीं आए अभी तक। आप ये बताइए, यूसीसी क्या विरोध है या नहीं, या उसका समर्थन है? यूसीसी का विरोध हमने बहुत पहले किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हालात हमने गोवा में देखे हैं, हमने देखे चाइना के हालात क्या है। एक बच्चा पॉलिसी लेकर में क्या गलत हो रहा है? आज वो आ रहे पीछे आ रहे हैं, में किसी मुसलमान ने आज तक विरोध नहीं किया, पीछे आ रहे हैं लोगों ने वो आके किसी मुसलमान ने उसका क्या कह रहे हैं। विनोद बंसल एक बार सुन लेते हैं, रुकिए अजहरी साहब, एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में मत बोला करिए। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। विनोद बंसल को सुन लेते हैं, फिर अजहरी साहब आएंगे। विनोद बंसल क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गोवा की बात कर रहे हैं, ये तो गोवा में आज तक किसी मुसलमान समुदाय ने या किसी मुसलमान व्यक्ति ने, किसी मुस्लिम महिला ने उसका विरोध नहीं किया। अगर कोई है तो उसका नाम बता दें जरा। दूसरी बात ये कि जो ड्राफ्ट खाका भी आया उत्तराखंड सरकार का, वो अगर नहीं पढ़ा तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है आपको पढ़ के आना चाहिए। अब तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ गया भाई। आपने पढ़ा है विनोद बंसल साहब? आपने पढ़ा है? वो तो समानता के अधिकार की बात विनोद बंसल जी, आपने पढ़ लिया? जी बताइए, उसकी चार बड़ी बातें बताइए। देखिए, खाका तो आ गया ना जी। महिलाओं को समानता, उत्तराधिकार कानून में उसकी समानता। आप देखिए कि जहां पर जो है, जो वैवाहिक जो दत्तक वाले कानून है उसमें समानता। आप देखिए कि ये जो कई सारे कानून, कई सारे पहलू है समाज के, जिनमें कि समानता के लिए कानून लाया गया है। ये नहीं है कभी आप आउटराइट ये नहीं कह सकते कि भाई
मुझे पहले पढ़ने दो, मुझे ड्राफ्ट आने दो और पूरे देश में लागू होने दो, उसके बाद ही आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या उस पर कमेंट कर सकते हैं। भाई समान नागरिक संहिता बेसिकली देश को समान प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अगर मुस्लिम समुदाय ये कहे कि मुस्लिम समुदाय की बहुत चिंता है, मुस्लिम समुदाय में अडॉप्शन भी हो जाए, मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक तो खत्म हो चुका है, चलिए वो एक कुप्रथा थी वो खत्म हो गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय की शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी अभी जो रजिस्ट्रेशन है उसको नहीं मान रहे, तो मुस्लिम समुदाय की इतनी चिंता क्यों है? क्या उसके जरिए वोट हासिल होता है, इस वजह से इतनी चिंता है उनकी कि उन मुस्लिम समाज में रिफॉर्म होना चाहिए? देखिए बात मुझे कह रहा हूं क्या सुन लेते हैं, यूसीसी के जरिए तो उन्हीं में रिफॉर्म करने की कोशिश है। देखिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व जो अभी मेरे बगल में पैनलिस्ट बोल रहे थे, मुस्लिम समाज का नेतृत्व उन लोगों के हाथों में गया ही नहीं जो आज़ादी के पश्चात भारत के मुस्लिम समाज में एक रिफॉर्म्स लाते। आप देखेंगे कि हिंदू समाज में रिफॉर्म्स हमेशा एक अनवरत प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू समाज में वैसी चीजें रही नहीं है। एक मैसेज क्या है, देखिए आपके सामने बैठे हैं यहाँ पर एमपीएलबी यूपी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए चूंकि वो लीडरशिप इसी प्रकार का नैरेटिव बनाया है और नैरेटिव बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण मैं बताता हूं कि आज़ादी के पश्चात नेहरू ने और नेहरू खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात नेहरू का जो लीडरशिप रहा उसने इसी प्रकार का नैरेटिव खड़ा किया और मुसलमानों को हिंदू समाज से डर पैदा किया, हिंदू समाज के नेतृत्व से डर है। आरएसएस है तो खा जाएगा, भारतीय जनसंघ है तो आपको खा जाएगा, ये जो नैरेटिव खड़ा किया गया। और चूंकि उस समय कहा जा रहा था कि भाई सबके लिए कानून लाइए। मोहम्मद फैज, आप मानते हैं इस बात को? मोहम्मद फैज, ओके आप सोचिए ना 10 सेकंड। ठीक है, मैं आता हूं सर, सर ज्यादा गेस्ट हैं, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मोहम्मद फैज अभी तक बोले नहीं। मोहम्मद फैज आप बताइए, आप मानते हैं वाकई एक डर क्रिएट किया गया मुस्लिमों में कि यूसीसी आ जाएगा तो आप टारगेट पर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए मुस्लिम समाज में डर तो पैदा किया है, आरएसएस का पैदा किया गया, मोदी का पैदा किया गया, संघ का पैदा किया गया, बीजेपी का पैदा किया गया कि आपको ख़त्म कर देंगे। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए और सबके हक में है और मुसलमानों के लिए विशेष तौर से इसलिए है क्योंकि मुसलमानों में एक प्रोग्रेसिव थॉट के कुछ लोग जो आने चाहिए थे रिफॉर्म के लिए, जैसे संगीत रागी जी ने कहा, अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ तक कि जब सर सैयद अहमद खान साहब एमयू बनाने को जा रहे थे तो कुछ मुसलमानों ने ही उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाई थी कि आधुनिक शिक्षा हमें नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें भी मुस्लिमों को सबसे पीछे बताया गया, शिक्षा में पीछे बताया गया, चिकित्सा में, आर्थिक स्थिति में, सब में पीछे बताया गया। इसलिए मुस्लिम समाज के लिए रिफॉर्म की ज्यादा जरूरत है। और जब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं पूरे देश के लिए होती है तो मुस्लिम समाज में कम एजुकेशन होने के कारण कुछ कट्टरपंथी नेता उनमें भय फैलाते हैं कि यूसीसी केवल तुमको टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब। समाज में बेहतरी के लिए, क्योंकि जो लीडरशिप थी उस लीडरशिप ने वो काम नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो रिफॉर्म जो करने चाहिए थे समाज के भीतर वो नहीं किए हैं। अगर वो पूरे देश में एक कानून आने से तमाम और दिक्कतें हल होती हैं तो उसको क्यों राजनीति से प्रेरित मानते हैं आप? देखिए जिस तरह से रात और दिन जो मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, वो सबके सामने है कि कभी अयोध्या मामले में, कभी मथुरा के मामले में, कभी ज्ञानवापी के मामले में, इन्हीं मुद्दों पर सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरे देश को लटका के रख दिया है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ना किसी मुसलमान के साथ ना किसी हिंदू के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजहबी राजनीति करके, आस्था को राजनीति में ला करके, आस्था को। आप कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का दम घुट रहा है, और आप कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो दम ही तो घुसे, दम वो तो निकालना चाहते हैं, घुटना तो अलग बात है। वो तो जो हो रहा है ज्ञानवापी सामने है। क्या हो रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई सही बात करे ना, हक ना बोले वो अलग बात है। संगीत रागी इस पर कुछ कहना चाहते? संगीत रागी जी, बड़ा सवाल यह है कि देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। कल अंतरिम बजट आया है, देश को कैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, कैसे 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, किस तरह से तेज गति से देश आगे बढ़ेगा, ये सब भी हो रहा है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इन मुद्दों की होती है। क्या इसके जरिए वोट हासिल होते हैं, इस वजह से ये मुद्दे प्रमुखता पर उठाए जाते हैं और बार बार उठाए जाते हैं? नहीं, इस कारण से नहीं है। देखिए भारत दुर्भाग्य से 1947 के बाद जो भारत का नेतृत्व था
वो अपनी विरासत, जो हिंदू विरासत है, जो हमारा सांस्कृतिक बोध है, जो हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अधिष्ठान था, उसको बचाने के लिए और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, जैसे सोमनाथ से प्रयोग शुरू हुआ था, यदि ये और काशी, मथुरा और अन्य जगह भोजशाला वगैरह हो गया होता, यदि संस्कृत को स्थापित कर दिया गया होता, तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। दूसरी बात मैं बहुत जोर से करना चाहता हूँ कि देखिए, ये मामला सिर्फ इसलिए नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप वोट के लिए, ये वोट के लिए नहीं है, ये भारत की अस्मिता और इसके सांस्कृतिक बोध के लिए आवश्यक है। आपको परेशानी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह, जिसे मैं बार बार कहता हूं, जिसे तुष्टीकरण कहा जाता है, 70 साल में भारत के कांग्रेस नेतृत्व और विपक्षी पार्टियों ने आपको वोट बैंक के प्रयोग के तौर पर, चलिए आप जो कह रहे हैं, क्या जनता में भी यही भावना है? जनता से एक बार फिर पूछते हैं। मेरे साथ विपिन चौबे, क्योंकि देहरादून से संगीत जी, और देहरादून में उनके साथ जनता भी है, खासकर वो लोग जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और उनके साथ कोई वहां पर कोई एक चेहरा भी है बड़ा, उनके पास जाते हैं। विपिन, जरा बात कीजिए, ये अचानक से जब 2024 का चुनाव आ गया तभी यूसीसी आ रहा है सामने, कमेटी 2022 में बनी थी, ज्ञानवापी सामने आ रहा है, सीए की बात आ रही है, तो वो क्या ये इसको समझ रहे हैं कि ये केवल चुनाव के लिए हो रहा है या उनका कुछ और व्यू है? पूछिए। बिल्कुल, देखिए, वक्फ बोर्ड के, उत्तराखंड जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। ये 2024 के चुनाव से पहले ही सब कुछ क्यों? आप सीए थोड़े दिन पहले आया, फिर आप ज्ञानव्यापी, राम मंदिर का उद्घाटन, और अब ये यूसीसी, ये सब कुछ इसके मद्देनजर क्या मुसलमानों को वोट चाहिए? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का इस देश में दम घुट रहा है। कितना दम घुट रहा है आपका, ये बताइए। मुझे लग रहा है कि इनका दम जरूर घुट रहा होगा जो ठेकेदार बनते थे मुसलमानों के। आज मुस्लिम बेटियों को पर चाहिए, मुस्लिम बेटियां भी उड़ना चाहती हैं। कब तक उनके अधिकारों का हनन करते रहोगे शरीयत के नाम पे? मुझे उस मौलाना का नाम बता दीजिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनकी बेटियों को तलाक हुए, वो क्या महल लेके घर बैठ गए? क्या कोर्ट नहीं गए? क्या केस नहीं किया? ये नहीं चलेगा कि जब आपका मन आए तब आप शरीयत माने, और जब आपका दिल करे। ये यूसीसी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी क्या है? जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब क्यों? हाँ, तो ये ठीक है ना, जो गलतियां आपने माजी में की यही टालते रहिए। कि हमारे यहाँ तो रोज इलेक्शन रहता है, जब हम कहते हैं कि एक इलेक्शन पे आ जाइए, पूरे देश में एक ही बार इलेक्शन हो, तब आपके पेट में दर्द हो जाता है। जब हम कहते हैं हम कानून ला रहे, तो आप कहते हैं इलेक्शन आ रहा है इसलिए कानून ला रहे। अरे आपने ये भी पूछा, उत्तराखंड के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार हर व्यक्ति को, धर्म और जाति देके हम दे रहे हैं। देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना चल रही है, सब पूरे देशवासियों को। मुसलमान डरा हुआ इस देश? कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। इन मौलानाओं ने डरा डरा के मुसलमानों का ये हाल कर दिया। मोदी जी से डरता है कि मौलाना से डरता है? मैं ये कह रहा हूं, आज का हाल तो दिख रहा है कि कहीं। बहुत सही, अब जवाब देंगे यहाँ पर हाफिज नूर अहमद अजहरी। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी जवाब देंगे। विपिन आप रहिए उनके साथ, उनसे और बात करेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं दिखता, यूसीसी दिखता है आपको? हम आपको बता रहे थे शादाब भाई किससे डरते हैं, महसूस हो रहा है। शादाब भाई जैसे लोग पूरी कौम को बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ। शादाब भाई को बहुत 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 अच्छी तरीके जानता हूं मैं। ये कोई जो आपके खिलाफ बोले, उसको आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप मुद्दे पर बात करिए। हाफिज नूर अहमद साहब, व्यक्तिगत तौर पर तो हो सकता है वो आपको कह दें कि पिछली सरकारों में आप लोगों को बहुत अहमियत मिलती थी। मुद्दे पर बात करिए। वो नहीं देखे मौलाना फला और फला क्यों बोल रहे हैं इस तरह से? ये ऐसे भी तमाम है ना लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान बहुत कुछ मिला और बहुत से पद मिले। तो अभी फिलहाल मुद्दे पर है, जो लार्जर पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, उसकी बात करिए। बड़ी तस्वीर क्या है? क्या मुसलमान को डराया जाता है और डरा कर उसको ये दिखाया जाता है डर कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा, और उसमें जो मुस्लिम लीडरशिप है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें शामिल है, क्या वो ये करते हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सरकारों के पास, हुक्मरानों के पास यही है। यूसीसी लाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। यूसीसी क्या इसी वजह से विरोध है? तो मतलब यूसीसी आएगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। आवाज उठाने वाला ना हो देश में कोई, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके सिवा। विनोद बंसल जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ भी नहीं है। ओके, विनोद बंसल जवाब दीजिए। धन्यवाद अग्रवाल जी मेरे पास आने के लिए।
मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो इनकी बौखलाहट है ना, साफ साफ नजर आ रही है। ना इनके पास तथ्य है, ना सत्य है, ना कोई आपकी बात का सीधा सीधा सटीक जवाब है। आपके पैनल पर जो है ना हाफिज नूर अहमद जी भी बैठे हुए हैं और वो दूसरे अपने वो भी बैठे हुए हैं। आप देखिए कि वो जो गुलाम सरवर जी हैं, गुलाम सरवर जी ने कितने लॉजिकल बात कही, लेकिन वो बात इनको नहीं पची और इनके पास कोई एक लॉजिक नहीं बताया अभी तक। एक लॉजिक बता दो कोई, कम से कम यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूसीसी में ऐसी कौन सी खराबी है जिसकी वजह से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इस्लाम की आपकी मलकियत खतरे में आ जाएगी? लेकिन हाँ, इतना जरूर लग रहा है पूरे देश में यूसीसी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। हाफिज नूर साहब, आपको डर लग रहा है? बोलते बीच में मत बोलिए, बात पूरी करने दीजिए विनोद बंसल जी को। विनोद बंसल जी, देर आप क्यों कर रहे हो? देखा जाएगा जो होगा। देखो मुझे इनकी बौखलाहट में मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए ये जो वो लोग हैं जो कि समाज को जबरदस्ती डरा करके ना, जबरदस्ती चीख के चिल्ला करके ना समाज को डरा करके और अपना वोट बैंक साधने की और अपनी जो मुल्लात है ना वो उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, एक सवाल ऐसे में उठता है, विनोद बंसल जी, एक सवाल ऐसे में उठता है कि यूसीसी लाने के लिए क्या जल्दबाजी भी की जा रही है उत्तराखंड में? क्योंकि आज रिपोर्ट पेश हुई है और 6 फरवरी को बिल भी आ जाएगा और उसी दिन उसे लागू भी कर दिया जाएगा। हालांकि 1.5 साल लगा है, लेकिन इस क्या 2024 के पहले संदेश देने के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो मेरा जी, आप तो जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं कहता हूं बहुत देर हो गई देश को इस कानून के लागू करने के लिए 75 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। इतनी देर हो गई तो 2-3 महीने और भी लग सकते थे और पूरे देश में एक उसके लिए नैरेटिव बनाया जा सकता था, लोगों से बात और की जा सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। तो क्या जल्दबाजी भी है? तो मेरा जी, मेरी बात पूरी होने देंगे प्लीज? जी बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि देश को स्वाधीनता हुए 75 वर्ष हो गया। अभी हम अमृत काल में जी रहे हैं। इस अमृत काल में भी अगर इस तरह का कानून लागू नहीं हो पाया, मैं तो कहूंगा कि बहुत देर हो गई है। और ये एक ही राज्य में क्यों लागू हो रहा है? मैं कहता हूं पूरे देश में लागू होना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के अजगरी की बात से मैं सहमत हूं कि ये कानून सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। वास्तव में इसकी आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि पीड़ित पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन आखिर पीड़ित कोई उत्तराखंड के लोग नहीं है, संपूर्ण भारत के लोग पीड़ित हैं। भारत की महिलाओं को ये आजादी मिलने का वक्त है। अरे लेकिन बंसल जी कर ही नहीं सकते। बोल के यार, ये कैसे काम चलेगा? क्योंकि आप हिम्मत अग्रवाल जी, आपने मेरे को रोक दिया था, लेकिन इनको नहीं रोक पाया। मैंने उनको पहले भी रोका। अग्रवाल जी, ये बहुत गलत बात है। एक मिनट, सब लोग साथ में मत बोलिए भाई। अहमद अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए एक इतना डेकोरम तो मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज तो कॉमन हम सब में, कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ, लेकिन कॉमन डेकोरम तो सब पे लागू होता है ना। जब एक बोले तो दूसरा ना बोले, और जब दूसरा बोले तो पहला ना बोले, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तब की सबकी बात समझ में आएगी। यहां स्टूडियो से मोहम्मद फैज या गुलाम सरवर कोई बोल रहे थे, मैं उनसे ले लेता हूं। गुलाम सरवर, आप बोल रहे थे? मेरी बात एक बार पूरी नहीं। अच्छा, एक मिनट, बंसल साहब की बात पूरी हो जाए। बंसल साहब, अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मुझे इधर आना है। देखिए, मैं आपकी इस डिबेट में माइनॉरिटी में हूं। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मैं पीड़ित हूं इस बात को लेकर के, और यही इसकी वजह से मेरे को बोलने की आजादी नहीं है। बोलिए। आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, फिर भी मैं, देखिए मुझे वक्त नहीं मिला, फिर भी मैं असस के बाद जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए मेरी बेटियों को, मेरे देश की बेटियों को आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो बाकी बेटियों को मिलती है? मेरे देश के बेटों को आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को मिलती है? आखिरकार मेरे देश के बेटे बेटियों में जो भेदभाव, ये जो रिलीजन के आधार पर कब तक होता रहेगा? उनका शोषण कब तक होता रहेगा? आखिरकार हलाला ये और ये जो बातें होती हैं, ठीक है विनोद बंसल जी, शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन संगीत रागी जी, यूसीसी आने से हिंदू समाज की जो बेटियां हैं, हिंदू समाज में क्या फर्क पड़ेगा? उनको भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा ना पूरे देश में अगर आएगा ये। देखिए, जो यूसीसी है उसके बारे में बहुत गलत धारणा है कि लोगों को, मुस्लिम समाज में एक धारणा गई है कि जैसे जो हिंदू समाज है अपने लॉज को उन पर थोपने वाला है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक सिविल मैटर्स जो आपको होता है वो आपको इनहेरिटेंस को लेकर के होता है, जो है वो सक्सेशंस को लेकर के होता है, इन सब मुद्दों को लेकर के होता है। और मुझे लगता है कि इसमें जो लॉ आएगा आज के दिन में, आज के ज़माने के अनुसार से जितना आधुनिक हो सकता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का भी मामला होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी मामला होगी, इन सारे पहलुओं को देख करके जो कि कानून सम्मत और संविधान सम्मत भी होगा और जो सब पर लागू हो, इस प्रकार का कानून आएगा। और मुझे लगता है उससे सबको बेनिफिट होगा, सबको फायदा होगा, सबको प्रभावित करेगा। फिर भी एक ही समाज की तरफ से बार बार आवाज उठती है कि उनके लिए
अदालत से मुक्ति मिलेगी। बंसल साहब अभी नहीं, आप रुक जाइए, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो मेजोरिटी में, आपके हिसाब से जो मेजोरिटी में, उनको भी तो बोलने दीजिए। मोहम्मद फैज, नहीं गौरव जी, मुझे लगता है रुकिए, आपने बोला अभी, रुकिए बंसल साहब, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद फैज अभी नहीं बोलना, रुकिए बंसल साहब, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन आप जिस तरह से मुझे रोक रहे हैं वैसे बाकी लोगों को भी रोकिए। अरे सबको बोला, मैंने बोला कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ, कॉमन डेकोरम अभी लागू है। बोलिए मोहम्मद फैज। जी, असल में क्या हो रहा है, अभी ये जो राजनीति है इनकी, मुसलमानों को डराने की, धमकाने की, वो खत्म हो रही है। इसलिए मौलाना साहब इसलिए इतना घबरा रहे हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आ जाएगा तो इनकी वो बिरयानी खाने की, इफ्तार पार्टी की, टोपी पहनाने की और जो तमाम तरीके से फंड ये लोग प्राप्त करते हैं, इसकी ये राजनीति खत्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके हक में आ रहा है, मैं बारंबार कह रहा हूँ, और इससे मुस्लिम महिलाओं को खास तौर से बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, गुजारा भत्ते वाला जो मैटर है वो अभी चल रहा है। इसके साथ साथ जो 1984 में केस हुआ था, एक बहुत बड़ा केस हुआ था शाहबानो वाला, उस तरह की चीजें अब दोहराई नहीं जाएंगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की 6 दिसंबर दोबारा नहीं आएगा, ये भी तो कहते कहां से कहां आ गए, ये इस देश में जहर फैलाना चाहते हैं। वो 6 दिसंबर में पहुंच गए हैं। 6 दिसंबर की बात यदि आएगी तो औरंगजेब की भी बात आएगी, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया वो भी बात आएगी, केशवराय मंदिर को तोड़ा गया वो भी बात आएगी, 5000 मंदिरों को तोड़ा गया वो भी बात आएगी, क्या क्या हुआ वो सारी बातें आएगी। इसलिए आप इतिहास को मत भूलिए। जो सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आप उस पर बात कीजिए और देश में अमन मोहब्बत भाईचारे की बात कीजिए। और आप जिस पार्टी, मैं माफी चाहूंगा, एक मिनट सुमेरा जी, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ, आप उसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। बड़ा सवाल ये है कि हम ये तो चर्चा सालों से करते आ रहे हैं, राम मंदिर पे भी सालों से चर्चा हो रही थी, आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब ज्ञानवापी पे चर्चा चल रही है, यूसीसी पे चर्चा हो रही है, 370 पर चर्चा हुई है। जो मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और करना चाहते हैं वो ये कि क्या ये राजनीति के लिए अभी भी जरूरी मुद्दे हैं, और क्या इस आधार पर देश में राजनीति अभी भी हो रही है? 2024 में भी क्या इन्हीं आधारों पर वोट डलेंगे, प्रो में और अगेंस्ट में? मुझे ये बताइए कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी तो अधर्म की राजनीति होगी। सुमेरा जी, धर्म की राजनीति एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म को नकार देना नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्मों को नकार देना नहीं है, सभी धर्मों को समान अधिकार देना है। केवल टोपी पहन के इफ्तार पार्टी करके मुसलमानों को तुष्टीकरण करना नहीं है। यदि सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सत्ता का निर्णय किया कि कौन सत्ता में बैठेगा नहीं बैठेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निर्णय करते थे कि राजा कैसा होना चाहिए। तो ऐसे धार्मिक पुरुषों ने, महापुरुषों ने राजनीति में धर्म का प्रवेश इसलिए कराया कि नैतिकता बनी रहे। नरेंद्र मोदी जी भी धर्म को राजनीति में ला रहे हैं तो सकारात्मक तरीके से ला रहे हैं, संगीत रागी जी, मोहम्मद फैज साहब कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति में ला रहे हैं। सांप्रदायिकता हो रहा है, धर्म उचित है, धर्म और अधर्म के सेंस पे कह रहा हूँ। सुमेरा, धर्म के बगैर भारत नहीं रहे। बस हो गई बात, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। भारत की मूल चेतना, उसका मूल अधिष्ठान उसका धर्म है, और धर्म का मतलब सनातन मतलब है सबको स्वीकार करना। किसी भी पंथ का विरोध करना जो है वो सनातन का मूल्य नहीं है। इसलिए यहाँ सबकी स्वीकृति है। इतने 33 करोड़ देवी देवताएं आए हैं, तो आप ये थोड़ी ना कह देंगे कि सामने अगर हमारे अहमदी जी हो, नहीं सुनिए संगीत जी सुनिए, आप ये थोड़ा कह देंगे कि हाफिज अहमद भी सनातन मान ले, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं सनातन के अंदर उनका भी दिक्कत क्या है कि वो हमको काफिर मानते हैं, हम उनको काफिर नहीं मानते हैं, हम उनको हत्या के योग्य नहीं मानते हैं, हम उन्हें तिरस्कृत के योग्य कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मानते हैं। आपके यहाँ उनकी दिक्कत क्या है कि उनकी मूल चेतना जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐसे सदस्यों की मूल चेतना जो है, फिलिस्तीन में आतंकवादी है उनके साथ उनकी हमदर्दी होती है, टर्की में आतंकवादी होगी उनके साथ हमदर्दी होगी, अफगानिस्तान के आतंकवादी होंगे वो इस्लाम को उस रूप में देखते हैं। आप जो मस्जिदों को जला रहे हो, आप जो देश
देश में वो उनके लिए तो सब रागी जी, बड़ा सवाल ये होगा, मस्जिदों को जला रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, संगीत रागी कह रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति धर्म का हिस्सा है और उसे इस देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार कर लें तो ये तमाम दिक्कतें ही ना हो। क्या आप ये मानते हैं? ये बात सही है कि हमारा देश जो है वो एक हमारे देश में तमाम मजहब के लोग अलग अलग रहते हैं और उन्हें उसकी आजादी है, लेकिन अलग अलग एक साथ रहते हैं। सरकार जिस दिन से वजूद में आई है उस दिन से अब तक अरे यही बीमारी नहीं खत्म हो रही। एक दिन सुकून से रहने नहीं दिया। समय कम है, आप रुकिए गुलाम सर, जल्दी से 30 सेकंड रुकिए। हाफिज नूर अहमद साहब रुकिए। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा झूठ कि नरेंद्र मोदी ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही देश बर्बाद हो गया। जब राजीव गांधी जी शिलान्यास करने गए थे, पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से मैं पूछता हूं तो वो धर्म का काम करने गए थे या अधर्म करने गए थे? तो अगर राजीव गांधी गए तो ठीक, और मोदी जी अगर गए प्राण प्रतिष्ठा में तो गलत। यार कौन सा पैमाना मुसलमान लेके आ गए हो? पैमाना पहले सही करो। दूसरी बात है कि 2014 के बाद ही देश बर्बाद हो गया। 2014 के बाद तो मैं कह रहा हूं कहीं नफरत नाम की चीज नहीं बच रही है। मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, मुंबई, गोवंडी, भिवंडी, 1000 नाम एक सांस में गिना दिए जाएंगे जहां कत्ताल मचा दिए गए थे। कोकराझार, नेल्ली, कितना नाम गिनाऊं? बताइए कि कोई मामला हुआ हो। और जब ये बात कहूंगा तो ये लोग कहेंगे गुजरात दंगा भी कांग्रेस के कारण हुआ और कांग्रेस ने उसकी जांच भी नहीं की 10 साल में। इसलिए ये लफ्ज बंद किया जाए कि इस देश में सब कुछ मोदी के आने के बाद ही हुआ।